हेलो फ्रेंड्स, शशि अग्रवाल चैनल के अंदर मैं डॉक्टर शशि अग्रवाल आप सबको वेलकम करती हूँ और आशा करती हूँ कि आप सब लोग सही सलामत हैं, हेल्दी हैं, सेफ हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ क्वाइट सिग्निफिकेंट, दैट इज़ द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर, जिसको हम कई सारे पार्ट्स के अंदर करेंगे। सेकेंड पार्ट जो है आपको वेडनेसडे और थर्सडे को अवेलेबल हो जाएगा। और ये जो हमारा टॉपिक है वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स, काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स के अंदर ये इम्पॉर्टेंट है। नेट कॉमर्स, नेट मैनेजमेंट के स्टूडेंट के लिए रेलेवेंट है। स्टूडेंट जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट के हैं उनके लिए ये रेलेवेंट है। और उसी तरह क्या है कि जो सिक्योरिटी एनालिसिस, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट है या फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट्स हैं, उनके लिए भी क्या है कि ये फंडामेंटल ऑफ इन्वेस्टमेंट जो सब्जेक्ट है उसके लिए भी काफ़ी ये रेलेवेंट है। अगर आपको मेरा ये एफर्ट जो है सही लगता है तो डू लाइक माय वीडियो, शेयर कीजिए और मेरे चैनल शशि अग्रवाल को सब्सक्राइब कीजिए। तो सबसे पहले हम जो मैं बताना चाहूँगी कि वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स के अंदर पहले वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एंड व्हाट आर द वेरियस टाइप्स ऑफ द वैल्यूएशन। उसके बाद क्योंकि यहाँ पे जो मेरा टॉपिक है दैट इज द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स, फर्स्ट वी विल अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इक्विटी शेयर्स, व्हाट आर द फीचर्स, व्हाट आर द अजम्पशंस, व्हाट आर द डिफरेंट अप्रोचेस। इसके अंदर जो हमारा फोकस रहेगा दैट विल बी अकाउंटिंग बेस्ड एंड डिविडेंड बेस्ड। तो सबसे पहले वी विल अंडरस्टैंड द कंसेप्ट ऑफ वैल्यू, जिसको हिंदी के अंदर कहते हैं मूल्य। मूल्य क्या है? एसेट, देखो जो हमारी एसेट है वो रियल भी हो सकती हैं, फाइनेंशियल भी हो सकती हैं। जो शेयर एंड बॉन्ड जो होते हैं वो फाइनेंशियल एसेट्स होते हैं। फिजिकल एसेट, प्लांट एंड मशीनरी जिसके साथ हम काम करते हैं वो रियल एसेट्स होती हैं। और यहाँ पे देखो जो चाहे वो फाइनेंशियल एसेट है चाहे वो रियल एसेट है, उनकी जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि वो कितना रिटर्न हमें जनरेट करके देती है, कितना रिस्क उसके साथ जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे देखो जो शेयर एंड बॉन्ड्स हैं, जो फिजिकल एसेट्स हैं, उनकी वैल्यू हम बड़ी आसानी के साथ जो है असेस कर सकते हैं, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट टू मेजर द वैल्यू ऑफ शेयर एंड बॉन्ड्स। अगर हमारी जो कैपिटल मार्केट है वो एफिशिएंट है, इंफॉर्मेशन को ऑब्जॉर्ब करती है और सिक्योरिटी प्राइसेस के अंदर वो डिपिक्ट होती है, और अगर हमारी एफिशिएंट कैपिटल मार्केट है, इट मीन्स कि जो कैपिटल मार्केट है वो वेल इन्फॉर्म्ड है, इट इज़ वर्किंग प्रॉपरली, तो कुछ सिक्योरिटी जो होती हैं हाईली प्राइस्ड होती हैं। तो यहाँ पे क्योंकि यहाँ पे जो प्रेजेंट वैल्यू का कंसेप्ट यूज़ किया जाता है, तो इसी के बेसिस पे जो फाइनेंशियल मैनेजर है वो देखता है कि कौन से वेरिएबल्स हैं जिनकी वजह से शेयर की प्राइसेस अप जाती है, किन की वजह से शेयर की प्राइसेस डाउन जाती है। तो अपनी इन्वेस्टमेंट एंड फाइनेंसिंग स्ट्रैटेजी इस ढंग से फ्रेम आउट करता है ताकि जो वेरिएबल्स हैं उनको वो यूज़ करके एक अपनी जो वैल्यू ऑफ द शेयर है उसको मैक्सिमाइज कर सके। क्योंकि हमें पता है कि जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट का जो ऑब्जेक्टिव है दैट इज टू मैक्सिमाइज द वेल्थ ऑफ द शेयर होल्डर। और वेल्थ कब मैक्सिमाइज होती है? जब शेयर की वैल्यू जो है मैक्सिमम होती है। तो जो यहाँ पे क्या है कि जो अलग अलग तरीके से क्या होता है कि जब हम वैल्यूएशन लगाते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल अंडरस्टैंड कि क्या, जैसे बुक वैल्यू है, मार्केट वैल्यू है, रिप्लेसमेंट वैल्यू है, लिक्विडेशन वैल्यू है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि अगर हम बुक वैल्यू से किसी एसेट की जो है वैल्यूएशन करते हैं तो बुक वैल्यू का मतलब क्या है? बुक वैल्यू देखो एक अकाउंटिंग कंसेप्ट है। अकाउंटिंग कंसेप्ट क्या होता है? जो हमारी अकाउंट्स की बुक्स रिवील करती है, जो इंफॉर्मेशन गिवन इन द अकाउंटिंग स्टेटमेंट्स। एसेट जो होते हैं हमें पता है हिस्टोरिकल कॉस्ट। हिस्टोरिकल कॉस्ट क्या होती है? द कॉस्ट जो हम इनकर कर चुके हैं। जब हम एसेट को परचेज करते हैं तो उसको हम हर साल क्या करते हैं, उसकी ओरिजिनल कॉस्ट माइनस डेप्रिसिएशन करते हैं, और दूसरे साल क्या होता है कि जो उसकी नेट रह जाती है उसके अंदर से हम डेप्रिसिएशन माइनस करते जाते हैं। तो एसेट दे आर रिकॉर्डेड एट द हिस्टोरिकल कॉस्ट एंड माइनस डेप्रिसिएशन। और उसी तरह जो इंटेंजिबल एसेट्स होते हैं, एक्विजिशन कॉस्ट माइनस अमोर्टाइज्ड वैल्यू। और जो बुक वैल्यू ऑफ द डेट होती है कि जो वहाँ पे आउटस्टैंडिंग अमाउंट है उसके हिसाब से हम बुक वैल्यू ऑफ डेट जो है निकालते हैं। और यहाँ पे हम देखते हैं कि जब हम बुक वैल्यू
डिफरेंस बिटवीन द बुक वैल्यू ऑफ द एसेट एंड लाइबिलिटी जो है दैट इज इक्वल टू द शेयर होल्डर फंड्स। तो यहाँ पे बुक वैल्यू पर शेयर हम किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नेटवर्थ डिवाइडेड बाय द नंबर्स ऑफ शेयर आउटस्टैंडिंग। बुक वैल्यू जो है बेसिकली हिस्टोरिकल कॉस्ट है, ये हमें बताती है कि हमारा जो एसेट है उसकी हमारी अकाउंटिंग बुक जो है वो क्या डिपिक्ट करते हैं कि आज इसकी वर्थ जो है अकॉर्डिंग टू बुक्स ऑफ अकाउंट इतनी बनती है। और उसी तरह हम देखते हैं कि व्हाट इज द रिप्लेसमेंट वैल्यू। रिप्लेसमेंट वैल्यू का अर्थ होता है द अमाउंट दैट ए कंपनी वुड बी रिक्वायर्ड टू स्पेंड फॉर रिप्लेसिंग द एसेट। जैसे आज हमने एक एसेट को रिप्लेस करना है तो आज हमें जैसे मान लो प्लांट एंड मशीनरी है, उसको आज हमने रिप्लेस करना है तो वो हमें 1 लाख रुपया खर्चना पड़ेगा। तो रिप्लेसमेंट वैल्यू होती है जिस वैल्यू पे हम उसको रिप्लेस करते हैं। तो यहाँ पे हम जो इंटेंजिबल जो एग्जिस्टिंग एसेट है उसके साथ जो इंटेंजिबल है यूटिलिटी है, यहाँ पे हम उसको इग्नोर करते हैं। और उसी तरह लिक्विडेशन वैल्यू, देखो यहाँ पे जब हम बिजनेस को क्या होता है कि कोई बिजनेस नहीं कैरी ऑन करते, तो जब हम अपने बिजनेस को सेल करते हैं तो वहाँ से हमें कितना पैसा मिलता है। तो यहाँ पे हम इंटेंजिबल को इंक्लूड नहीं करते क्योंकि यहाँ पे हम ये अज्यूम करके चलते हैं कि हमारे जो बिजनेस के ऑपरेशन है वो अब नो लॉन्गर एग्जिस्ट नहीं करते। और यहाँ पे लिक्विडेशन वैल्यू के अंदर क्या है कि यहाँ पे चलता बिजनेस नहीं होता, तो यहाँ पे हमें मिनिमम वैल्यू जो होती है कि कितनी जो है मिलती है जिसके बेसिस पे हम अपनी बिजनेस को सेल करते हैं। द मिनिमम वैल्यू विच ए कंपनी माइट एक्सेप्ट, कि इतना मिनिमम कंपनी एक्सपेक्ट करती है कि इतना मिनिमम मुझे मिलना चाहिए तभी देन आई विल सेल माई बिजनेस। तो दिस इज द लिक्विडेशन वैल्यू। Going concern value, the amount company could realize if it sold its business as an operating business, कि जब हम बिजनेस हमारा चल रहा है, जब हम चलते हुए बिजनेस को सेल करते हैं तो डेफिनेटली जो अमाउंट हमें वहां मिलता है दैट इज मोर देन द लिक्विडेशन, क्योंकि लिक्विडेशन के अंदर वी नो लॉन्गर कैरीज आवर बिजनेस। तो ये हायर देन लिक्विडेशन वैल्यू होता है बिकॉज इट शोज द फ्यूचर वैल्यू ऑफ द एसेट्स एंड द वैल्यू ऑफ इंटेंजिबल्स। और यहाँ पे नेक्स्ट जो है दैट इज द मार्केट प्राइस, जिसको मैंने अगली स्लाइड के अंदर काफी डिटेल के अंदर बताया है। देखो मार्केट वैल्यू ऑफ एन एसेट और सिक्योरिटी जो है दैट इज द करंट प्राइस at which the asset or the security being sold or purchased in the market, कि जो आज की डेट में हम सिक्योरिटी या एसेट को परचेज करते हैं या सेल करते हैं तो इतने में हमें मिलेगी। मार्केट वैल्यू जो होती है बुक वैल्यू से ज़्यादा होती है और इसको काफ़ी सारे फैक्टर जो होते हैं प्रभावित करते हैं। अगर कैपिटल मार्केट एफिशिएंट है तो वैल्यू जो है ये इसकी जो है इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर के बराबर होती है। अब हम देखते हैं कि व्हाट इज द प्रेजेंट और ट्रू कंसेप्ट ऑफ वैल्यू क्या है। वैल्यू जो है डिपेंड करती है कैश इनफ्लो जो है उसकी टाइमिंग क्या है, उसके साथ रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जो हमारे पास कैश फ्लो हर साल आते हैं, जो एनुअल कैश इनफ्लोज आते हैं, उनको हम रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न के बेसिस पे डिस्काउंट करते हैं, तभी हमें क्या होता है कि प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द एसेट मिलती है। तो यहाँ पे V जो है दैट इज द वैल्यू इन द जीरो पीरियड, C1 जो है दैट इज द कैश फ्लो इन द फर्स्ट पीरियड and which is discounted by 1 plus k जो है that is the opportunity cost, C2 जो है सेकेंड पीरियड के अंदर है। इस तरह से ये हम इसकी डिस्काउंटिंग करते हैं, जब टोटल कर देते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ जाती है। तो इस तरह से वैल्यू V0 जो है that is the value of the asset in the zero period, अगर आज की डेट में हम इन्वेस्ट करते हैं। C1 से लेके CN तक जो है एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज है, K जो है दैट इज द डिस्काउंट रेट, M जो है दैट इज द एक्सपेक्टेड लाइफ ऑफ द एसेट। नाउ वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ वैल्यूएशन एंड किस तरह से हम अलग अलग बुक वैल्यू से किस तरह से एसेट और जो शेयर है उसकी वैल्यू कर सकते हैं, रिप्लेसमेंट वैल्यू, लिक्विडेशन वैल्यू। नाउ वी विल बी फोकसिंग ऑन द वैल्यूएशन ऑफ द इक्विटी शेयर्स, कि इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन हम किस तरह से करते हैं। देखो जो इक्विटी शेयर्स हैं, जो इनको हम ऑर्डिनरी शेयर भी कहते हैं, जो ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जो कैपिटल रिप्रेजेंट की जाती है ऑर्डिनरी शेयर्स के द्वारा, उसको हम शेयर कैपिटल या इक्विटी कैपिटल कहते हैं। इसको वेरिएबल इनकम सिक्योरिटी भी कहते हैं।
दी होल्डर ऑफ द इक्विटी जो होते हैं वो कंपनी के रियल ऑनर्स होते हैं, लीगल ऑनर्स होते हैं। देखो यहाँ पे क्या होता है कि कंपनी जो है अगर उसने डेट लिया हुआ है तो पहले वो इंटरेस्ट चुकाएगी, उसके बाद अगर उसने प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू किया हुआ है तो उसके ऊपर जो है डिविडेंड पे करेगी। और उसके बाद क्या होता है कि अगर वो डिविडेंड जो है डिक्लेयर करेगी तो इक्विटी शेयर्स को प्रोवाइड करेगी। डिविडेंड देना जो है मैंडेटरी नहीं है। जब बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि हमने डिविडेंड पे करना है, उसके बाद एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर क्या होता है कि उसकी अप्रूवल होती है। उसके बाद जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। बट उससे पहले क्या होता है कि देखो प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दिया जाता है। तो उसी तरह क्या है कि देखो जब कंपनी जो होती है वाइंड अप होती है तो वहां पे भी क्या होता है कि उनका जो क्लेम होता है वो रेजिड्यूल होता है। देखो वहां पे भी सबका क्लेम जो है सेटिस्फाई करके उसके बाद जो लेफ्ट ओवर होता है उसके ऊपर जो होता है इक्विटी शेयर का क्लेम होता है। और उसी तरह देखो जो क्लेम ऑन इनकम होता है वो रेजिड्यूल होता है। जो डिविडेंड होता है वो मैंडेटरी नहीं होता। कल को अगर ऑर्गेनाइजेशन ने डिविडेंड डिक्लेयर करना है तो पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है, उसके बाद इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। और उसी तरह क्या होता है कि इनका जो एसेट के ऊपर भी क्लेम जो है अगर वाइंड अप होती है कंपनी तो वहां पे पहले क्या होता है कि जो डेट क्रेडिटर्स होते हैं उनका या जो स्टेचुटरी क्लेम्स होते हैं वो चुकाए जाते हैं। फिर उसके बाद जो क्रेडिटर्स होते हैं, जो डेट्स होते हैं उनके क्लेम, उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर, और उसके बाद अगर कुछ बचता है तो वो इक्विटी शेयर होल्डर को दिया जाता है। बट इक्विटी शेयर होल्डर के पास ये बेनिफिट होता है कि दे आर हैविंग द वोटिंग राइट्स, जो कि जो क्रेडिटर्स होते हैं उनके पास नहीं होता। प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स के पास भी लिमिटेड वोटिंग राइट जो होता है, जहाँ पे उनके राइट्स को इफेक्ट होता है वहाँ पे अवेलेबल होता है। और उसी तरह क्या होता है कि इक्विटी शेयर के पास ये भी ऑप्शन होती है जहाँ पे क्या होता है कि जब एक स्पेसिफाइड टर्म के अंदर जो है दोबारा से कंपनी इशू लेके आती है तो पहले एग्जिस्टिंग शेयर को ऑफर किया जाता है। इक्विटी शेयर होल्डर्स की जो लाइबिलिटी होती है लिमिटेड होती है। अगर मान लो मैंने 10,000 के शेयर खरीदे हैं, उसमें मैंने 5,000 ही पे किया है, तो वहां पे मेरी जो लाइबिलिटी है वो 5,000 तक ही रहेगी, उससे ज़्यादा एक्सटेंड नहीं हो सकती। तो ये इक्विटी शेयर्स के फीचर्स हैं। और उसी तरह हम देखते हैं कि जो इन्वेस्टर्स हैं, चाहे वो इंडिविजुअल्स हैं चाहे वो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो इक्विटी शेयर्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो जो मोटिव होता है जब हम इक्विटी शेयर्स के अंदर, जब हम कंपनीज की जो पब्लिक लिमिटेड कंपनीज होती हैं उनके इक्विटी शेयर्स परचेज करते हैं तो उसके पीछे जो लॉजिक होता है कि हमें रेगुलरली जो है डिविडेंड मिलेगा। और कल को जब हम सेल करते हैं तो जैसे मान लो मैंने 10 रुपए का शेयर परचेज किया है, कल को अगर वो 200 का हो जाएगा तो मुझे वहां पे 190 रुपीज की कैपिटल एप्रिसिएशन मिलेगी। तो जनरली इक्विटी शेयर्स के पीछे जो लॉजिक होता है कैपिटल एप्रिसिएशन का होता है एंड रेगुलर डिविडेंड का होता है। देखो इक्विटी शेयर्स के ऊपर जो डिविडेंड देना होता है कंपल्सरी नहीं होता, पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर को दिया जाता है। उसके बाद जो है अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर जो है डिसाइड करते हैं कि हमने देना है तो एनुअल जनरल मीटिंग के अंदर जो होता है शेयर होल्डर के अप्रूवल के साथ जो है डिक्लेयर किया जाता है। और यहाँ पे जो इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन है ये बहुत ही डिफिकल्ट है। जो बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं या प्रेफरेंस शेयर्स होते हैं उनकी वैल्यूएशन करना बहुत ही इजी होता है, क्योंकि बॉन्ड्स पे हमें पता होता है कि इतना रेट ऑफ इंटरेस्ट देना है। प्रेफरेंस शेयर के ऊपर भी हमें पता होता है कि इतना जो है हमने फिक्स रेट ऑफ डिविडेंड मिलना है। इसी वजह से इक्विटी शेयर को वेरिएबल सिक्योरिटी भी कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे डिविडेंड जो है फिक्स नहीं होता, डिविडेंड जो होता है वेरी करता रहता है, इसलिए इट इज कॉल्ड वेरिएबल सिक्योरिटी। और हम देखते हैं कि हाउ कम इक्विटी शेयर इज डिफरेंट फ्रॉम दी बॉन्ड्स और डिबेंचर्स। देखो जो डिविडेंड होता है इक्विटी शेयर्स के अंदर अनसर्टन होता है, ये फिक्स नहीं होता कि हर साल कोई मैंडेटरी नहीं होता। लेकिन जो बॉन्ड्स होते हैं या डिबेंचर्स होते हैं उनके ऊपर इंटरेस्ट देना जो होता है कंपल्सरी होता है। और वहाँ पे पहले ही जब हम डिबेंचर्स इशू करते हैं या बॉन्ड्स इशू करते हैं तो वहाँ पे जो है इंटरेस्ट रेट बताया गया होता है। देखो जो बॉन्ड्स होते हैं इनकी रिडम्पशन होती है कुछ पीरियड के बाद जो होता है, इनको हम रिडीम कर देते हैं।
इक्विटी की कोई रिडम्पशन नहीं होती। इवन कल को अगर कंपनी वाइंड अप होती है तो वहाँ पे भी इनका जो क्लेम होता है वो रेजिड्यूल होता है। देखो जो बॉन्ड वैल्यूएशन है वो कंपनी की अर्निंग के साथ जो होती है जुड़ी हुई नहीं होती, चाहे कंपनी के पास प्रॉफिट है या नहीं है, हमें रेट ऑफ इंटरेस्ट जो है देना पड़ता है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट इक्विटी शेयर्स, तो जहाँ पे जो रिटर्न जो होती है इक्विटी इन्वेस्टर्स को, ये डायरेक्टली जो है उसके साथ इनकम के साथ जुड़ी होती है और वो डिपेंड करती है, उसका क्वांटम और मैग्नीट्यूड जो है वो डिपेंड करता है कि ऑर्गेनाइजेशन के पास अर्निंग कितनी है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि व्हाट आर दी अजम्पशंस। यहाँ पे जब हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं तो यहाँ पे जनरली बहुत सारी अप्रोचेज हैं, बहुत सारी अप्रोचेस के अंदर ये अजम्पशन ऑलमोस्ट सेम है। इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी रिडम्पशन डेट। इक्विटी शेयर की कोई, जैसे प्रेफरेंस शेयर है वो भी कुछ पीरियड के बाद रिडीम करने होते हैं, डिबेंचर या बॉन्ड्स होते हैं वो भी कुछ पीरियड के बाद, बट इक्विटी शेयर्स कभी भी रिडीम नहीं करने होते। इवन अगर हम वाइंड अप करते हैं तो वहां पे भी दे हैव रेजिडुअल क्लेम। और इक्विटी शेयर्स डू नॉट हैव एनी गिवन रिडम्पशन और लिक्विडेशन वैल्यू। जैसे मैंने आपको बताया कि इनकी कोई रिडम्पशन या लिक्विडेशन वैल्यू नहीं होती। अगर कल को कंपनी वाइंड अप करती है तो वहां पे भी क्या होता है कि इनका क्लेम जो होता है सबसे एंड में होता है। और डिविडेंड जो होते हैं ना तो ग्रंटेड होते हैं ना कंपल्सरी होते हैं। डिविडेंड जो होता है, जैसे मैंने आपको बताया कि पहले प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, उसके बाद जो होता है इक्विटी शेयर होल्डर्स को दिए जाते हैं, कंपल्सरी नहीं होता। बट जनरली ऑर्गेनाइजेशन जो है, कंपनी जो है, वो डिविडेंड पे करती हैं। There are different approaches. Accounting concept of valuation which is based on dividend, which is based on discounted cash flow techniques, value based on earning, which is known as a relative method. अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन जो है हमारी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के अंदर जो दी हुई है, पर्टिकुलरली जब हम बात करते हैं तो बैलेंस शीट के अंदर, तो बैलेंस शीट हमें सफिशिएंट डाटा जो है प्रोवाइड करती है जिसके बेसिस में हम इक्विटी शेयर्स की वैल्यूएशन कर सकते हैं। इक्विटी शेयर की वैल्यूएशन अगर हम अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन के ऊपर करते हैं तो बुक वैल्यू और बैलेंस शीट वैल्यू या लिक्विडेशन वैल्यू। तो बुक वैल्यू जो है इसके अंदर क्या होता है कि पहले देखो हम जो बेसिकली जो सिंपली द वैल्यू ऑफ द फर्म्स ऑनरशिप जो है दैट इज बेस्ड ऑन बैलेंस शीट वैल्यू, जिसको हम नंबर ऑफ इक्विटी शेयर से डिवाइड करते हैं। तो जो बैलेंस शीट वैल्यू होती है दैट इज इक्वल टू द सम ऑफ द ऑल आइटम्स गिवन एज इक्विटी शेयर कैपिटल प्लस अकोमुलेटेड प्रॉफिट माइनस ऑल अकोमुलेटेड लॉसेज, जिसको हम नेटवर्क भी कह देते हैं, दैट इज डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ द इक्विटी शेयर्स। तो यहाँ पे जो अजम्पशन होती है कि ऑल एसेट जो होती हैं कि अगर हम उनको सेल करते हैं तो वहाँ पे हमें जो रियलाइजेशन होती है, जो बैलेंस शीट के अंदर बुक वैल्यू होती है उसके इक्विवेलेंट हमें वहाँ से रियलाइजेशन होती है। और उसी तरह देखो जो लिक्विडेशन वैल्यू है ऑफ इक्विटी शेयर इज द अमाउंट ऑफ कैश दैट वुड बी रिसीव्ड फ्रॉम द कंपनी इफ ऑल द एसेट आर सोल्ड एंड देयर लायबिलिटी इफ एनी दैट इज पेड इंक्लूडिंग प्रेफरेंस शेयर्स। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि जब सारा कुछ दे के जो हमारे पास बाकी बच जाता है दैट इज पेड टू द इक्विटी शेयर होल्डर्स। और देखो यहाँ पे अगर कुछ नहीं बचता तो इक्विटी शेयर होल्डर्स को कुछ नहीं मिलता, तो उनकी लिक्विडेशन वैल्यू जो होती है जीरो होती है जब कंपनी वाइंड अप होती है। वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी विच इज बेस्ड ऑन डिविडेंड। देखो जो एक इन्वेस्टर है, जो एक निवेश करता है, वो इक्विटी शेयर क्यों परचेज करता है? क्योंकि देखो इक्विटी शेयर का जो क्लेम होता है वो रेजिड्यूल होता है, डिविडेंड भी उनको कंपल्सरी नहीं होता। तो उसको एक तो ये आशा होती है कि मुझे फ्यूचर डिविडेंड जो है मिलते रहेंगे, और क्या है कि कल को अगर मैं कंपनी के शेयर सेल करता हूँ तो मेरी जो है मुझे कैपिटल एप्रिसिएट हो सकती है। जैसे मैंने बताया कि 10 रुपए का शेयर 200 का हो सकता है, 300 का हो सकता है। तो जिसकी वजह से क्या है कि लोग जो है इक्विटी शेयर परचेज करते हैं। एज लॉन्ग एज द कंपनी इज हैविंग, देखो ऑपरेटिंग प्रॉफिटेबिलिटी है और इन्वेस्टर ने इक्विटी शेयर होल्ड खरीदे हुए हैं, उसको रखा भी हुआ है, तो उसको जो होता है कि कंपनी जब भी डिविडेंड डिक्लेयर करती है तो उसको एक्सपेक्टेशन होती है कि मुझे कंपनी डिविडेंड देगी। और यहाँ पे क्या होता है कि चाहे डिविडेंड जो होता है कंपल्सरी नहीं होता, बट स्टिल कंपनी जो है डिविडेंड देती है, चाहे लीगल कंपल्शन नहीं होता, बट स्टिल कंपनी जो है उनको होता है कि आगे हमने इशू लेके आना है, तो उसके लिए क्या होता है कि शेयर होल्डर को जो है वो डिविडेंड देती रहती है।
तो वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी अगर हम डिविडेंड बेस पे करते हैं तो यहाँ पे भी ये अजम्पशन लेते हैं कि डिविडेंड जो है एनुअली पेबल है। फर्स्ट डिविडेंड जो है हम 1 साल के बाद पे करते हैं, तो जब हम सेल करते हैं तो वो डिविडेंड हम रिसीव कर चुके होते हैं। और उसी तरह डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल जो है, तो यहाँ पे क्या होता है कि जो वैल्यूएशन के जनरल प्रिंसिपल्स होते हैं वही शेयर वैल्यूएशन को एप्लीकेबल होते हैं। जो वैल्यू ऑफ द शेयर टुडे है वो डिपेंड करती है कि कैश फ्लो हम कितना इन्वेस्टर जो है एक्सपेक्ट करते हैं, उसके साथ रिस्क कितना जुड़ा हुआ है। देखो जो कैश इनफ्लो होता है ये होता है कि डिविडेंड हम कितना एक्सपेक्ट करते हैं जब हम शेयर को अपने पास रखते हैं। और उसी तरह क्या होता है कि अगर हम यहाँ पे जैसे 1 साल के बाद हम सेल करते हैं तो कितनी प्राइस हमें मार्केट के अंदर मिलेगी जब हम उसको सेल करते हैं, व्हेन ही सेल्स द शेयर। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें आशा होती है, जैसे मैंने मान लो 10,000 के शेयर परचेज किए हैं तो मुझे आशा होती है कि मुझे जो है 10,000 से ज़्यादा मिले। ठीक है, कई बार ऐसा भी हो सकता है कि मैंने 10,000 के शेयर खरीदे हैं बट आज वो उनकी वैल्यू जो है 9,000 है, तो यहाँ पे ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट और माइनस जो मुझे लॉस हो गया। तो इस तरह से क्या होता है कि शेयर की प्राइसेस जो होती है ओरिजिनल इन्वेस्टमेंट प्लस कैपिटल गेन अगर ज़्यादा मिलता है, अगर कम मिलता है तो माइनस कैपिटल लॉस। और उसी तरह ही देखो जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लोज होते हैं जिसके अंदर हमें फ्यूचर के अंदर डिविडेंड मिलते हैं, और यहाँ पे जो इक्विटी शेयर की वैल्यू है वो हम देखते हैं कि फ्यूचर डिविडेंड जो है उसकी हम उसको कैपिटलाइज करते हैं एट द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ इक्विटी जो होती है दैट इज द रिटर्न होती है कि अगर मैंने इक्विटी के अंदर इन्वेस्ट the opportunity cost of the equity is the return that the shareholder could earn from investment of equivalent risk in the market। कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करते, किसी और सिमिलर रिस्क कैटेगरी के अंदर इन्वेस्ट करते तो वहां पे हमें कितनी रिटर्न जनरेट होती, तो दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। द वैल्यू ऑफ द शेयर जो है दैट इज द प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द फ्यूचर स्ट्रीम्स ऑफ डिविडेंड। कि अगर हम अपने शेयर को रखते हैं अपने पास तो वहां पे वैल्यू ऑफ द शेयर जो होती है डिपेंड करती है कि हमें कितना एक्सपेक्टेड जो है डिविडेंड मिलेगा। और डिविडेंड डिस्काउंट मॉडल के अंदर देखो जो एक्सपेक्टेड कैश इनफ्लो है वो डिपेंड करता है कि व्हाट आर द एक्सपेक्टेड अमाउंट, के कितना एक्सपेक्टेड अमाउंट है और कब हमें ये मिलेगा। तो इसके बारे में क्या होती है कि अनसर्टेनिटी होती है। तो यहाँ पे ये होता है कि हो सकता है कि जो डिविडेंड है उसके अंदर जैसे मान लो आज 2 रुपये मिला है तो अगले साल भी 2 रुपये मिलेगा, उसके अंदर कोई जो है हमें ग्रोथ नहीं मिलती, या कांस्टेंट डिविडेंड दिया जाता है, या कांस्टेंट के 5% जैसे आज मुझे डिविडेंड मिला है तो अगले साल उसमें 5% जंप होगा, उसके बाद अगले साल जो है फिर 5%। तो यहाँ पे हमें एक ग्रोथ मिलती है बट कांस्टेंट होती है। वेरिएबल होता है कि आज 5 रुपीज़ मिला है, अगले साल हो सकता है 7 मिले, उससे अगले साल हो सकता है मुझे 12 मिले। तो इस तरह वेरिएबल ग्रोथ होती है, जो वेरिएशन है जो कांस्टेंट नहीं होती। अगर देखो कोई इन्वेस्टर है वो शेयर परचेज करता है और 1 साल के लिए रखता है और उसके बाद वो एक्सपेक्ट करता है कि उसको मैंने इस प्राइस पे सेल करना है, तो यहाँ पे हम कर रहे हैं कि जैसे डिविडेंड जो मॉडल है उसके बेसिस पे कर रहे हैं। तो फर्स्ट जो है वैल्यूएशन विच इज़ बेस्ड ऑन 1 ईयर होल्डिंग पीरियड, कि मैंने 1 साल शेयर उसको होल्ड किया उसके बाद मैंने उसको सेल किया। तो इस सिचुएशन के अंदर जो इन्वेस्टर है ही हैज़ द इंटेंशन टू परचेज ए शेयर नाउ, अब वो परचेज करता है 1 साल के लिए रखता है उसके बाद वो सेल करता है। तो यहाँ पे जो वैल्यूएशन ऑफ द शेयर है वो डिपेंड करता है डिस्काउंटेड वैल्यू ऑफ द एक्सपेक्टेड डिविडेंड एंड एक्सपेक्टेड प्राइस आफ्टर 1 ईयर। तो देखो यहाँ पे जो फार्मूला है, अगर आपके पास कॉपी पेन है तो नोट कर लीजिए। तो देखो यहाँ पे जो P0 है दैट इज द वैल्यू ऑफ द जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द शेयर इन द जीरो पीरियड। D1 जो है हमें 1 साल के बाद जो डिविडेंड मिलेगा, D1 जो है दैट इज डिवाइडेड बाय 1 प्लस जो है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है 1 प्लस K। और उसी तरह क्या है कि देखो जो P1 है जो हमें 1 साल के बाद जो प्राइस मिलेगी और उसको भी हमने डिस्काउंट किया है 1 प्लस के, जो दैट इज द अपॉर्चुनिटी के जो है दैट इज द अपॉर्चुनिटी कॉस्ट ऑफ कैपिटल। तो यहाँ पे डिविडेंड जो है दैट इज ₹3 और सेलिंग प्राइस जो है 1 साल के बाद उसको जब हम बेचते हैं तो 18 रुपीज़ है।
तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि देखो यहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ कैपिटल है वो हमें 20% दे रखी है। तो हमारा जो फार्मूला है इसके अंदर देखो, अब हमने ये वाली जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ द इक्विटी शेयर जो है आज की डेट में उसकी जो वैल्यू है उसको निकालना है। तो यहाँ पे हमने फार्मूला लिख लिया D1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE प्लस P1 डिवाइडेड बाय 1 प्लस KE। तो उसके अंदर हमने सारी इंफॉर्मेशन, D1 जो है हमें 1 साल के बाद 3 मिलेगा, तो यहाँ पे 1 प्लस 20 डिवाइडेड बाय 100। उसी तरह क्या है कि यहाँ पे हमारा जो बेसिकली मार्केट प्राइस है वो 18 है, तो इसको हम 18 कर देते हैं, ठीक है। तो वहाँ पे भी हमने 1 प्लस 0.20 लिख दिया। तो इस तरह से हम इसको जो है कैलकुलेट करते हैं। ये जिनका मैथ थोड़ा सा वीक है, देखो यहाँ पे इसके अंदर पहला देखो यहाँ पे मैंने इसका वर्किंग नोट लिया है 3, और कई स्टूडेंट पूछते हैं कि ये कैसे आया। देखो यहाँ पे 3 है और यहाँ पे ये 1.20 है, ठीक है। तो यहाँ पे 3 इंटू 100 डिवाइडेड बाय 120, ठीक है। और यहाँ पे क्या है कि देखो यहाँ पे जो है हमने ये जो है बेसिकली देखो यहाँ पे जो है हमारा यहाँ पे जैसे 3 है तो ये 40 के साथ कट जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये 0 0 के साथ कट गया, 2 5 10 और 2, तो यहाँ ये 5.2 आ गया विच इज इक्विवेलेंट टू 2.5। उसके बाद हमने देखो जो P1 है वो 18 के बराबर है, और नीचे जो है अगेन 100 इंटू डिवाइडेड बाय 120, तो यहाँ पे इसकी वैल्यू जो हमारे पास 15 आ जाती है। दोनों को हम ऐड करते हैं तो ये 17.5 आ जाती है। तो इस तरह से क्या है कि वैल्यूएशन विच इज बेस्ड ऑन 1 ईयर होल्डिंग पीरियड, कि जब हमने इक्विटी शेयर्स को 1 साल के लिए रखा, डिविडेंड रिसीव किया और उसके बाद हमने जो है उसको सेल कर दिया और वहाँ पे हम 18 रुपीज़ एक्सपेक्ट करते हैं, तो आज की डेट के अंदर क्या है कि जो उसकी वैल्यू है डेट इज 15। तो इस तरह से क्या है कि हम वैल्यूएशन ऑफ इक्विटी शेयर्स जो है निकालते हैं जब हम उसको 1 साल के लिए अपने पास रखते हैं।